आओ अब तक वो यहाँ करीब हमें तलाश करके आगे निकल गए होंगे, इमरान ने कहा और फिर ड्रम की ओर से निकलकर सड़क की तरफ बढ़ने लगा। सड़क पर आकर वो टामरी बार से मुहालिफ सिम की तरफ चल पड़े। थोड़ी दूर चलने के बाद जैसे ही एक सिल्क बूथ नजर आया, इमरान बूथ का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। उसने कोट की महसूस छोटी जेब से 2 सिक्के निकालकर फोन पीस में डाले और फिर नंबर डायल करने शुरू कर दिए। यस रीव बार एक रख्त सी आवाज सुनाई दी। प्रिंस ऑफ ढम बोल रहा हूँ, रू से बात कराओ, इमरान ने एक रख्त लहजे में कहा। होल्ड ऑन करो, दूसरी तरफ से कहा गया और चंद लम्हों बाद एक और भारी आवाज सुनाई दी। यस रियो बोल रहा हूँ। बोलने वाले के लहजे में स्पार्टपन था। प्रिंस ऑफ ढम्प, इमरान ने कहा। ओ अच्छा, बोलो क्या चाहिए तुम्हें, दूसरी तरफ से रियो ने जवाब दिया। फौरी तौर पर कोई ऐसी रिहाइशगाह जिसमें कारें, असलहा, मेकअप का सामान और फ़ोन मौजूद हो, इमरान ने भी स्पार्ट लहजे में कहा। 31 टॉप हिल कॉलोनी, वहां मौजूद आदमी को प्रिंस ऑफ ढम का कोड बता देना, दूसरी तरफ से कहा गया और इमरान ने ओके कहकर रिसीवर रखा और फिर फ़ोन बोर्ड से बाहर आ गया। चंद लम्हों बाद उन्हें हाली टैक्सी मिल गई। टॉप हिल कॉलोनी, इमरान ने टैक्सी में बैठते हुए कहा और टैक्सी ड्राइवर ने असबात में सर हिला दिया। फिर तकरीबन 15 मिनट के सफ़र के बाद टैक्सी एक रिहायशी कॉलोनी में दाखिल हुई तो इमरान ने उसे पहले चौक पर रुकवाया और नीचे उतरकर उसे किराया अदा करके फारिग कर दिया। जब टैक्सी मुड़कर वापस चली गई तो इमरान आगे बढ़ने लगा। वो हमारे साथी तो वहाँ हमें ना पाकर पागल हो रहे होंगे, सफदर ने कहा। मेरी भी यही ख्वाहिश है कि किसी तरह वो पागलखाने पहुँच जाएं ताकि कम अज़ कम इलाज तो हो सके उनका। सुना है यहाँ के पागलखाने हमारे मुल्क के 5 स्टार होटलों से भी ज़्यादा आरामदेह होते हैं, इमरान ने जवाब दिया और सफदर बेइख्तियार मुस्कुरा दिया। चंद लम्हों बाद इमरान को 31 नंबर की कोठी नजर आ गई। उसने आगे बढ़कर कॉल बेल का बटन प्रेस कर दिया। चंद लम्हों बाद छोटा सा फाटक खुला और एक नौजवान बाहर आ गया। प्रिंस ऑफ ढम्प, इमरान ने कहा। ओ यस सर, बॉस का अभी फ़ोन आया था, आइए, नौजवान ने चौंक कर कहा और एक साइड पर हट गया। तुम जा सकते हो, इमरान ने अंदर दाखिल होने से पहले उससे कहा। यस सर, नौजवान ने जवाब दिया और फिर तेजी से इस तरह आगे बढ़ गया जैसे वो खुद कोठी से निकलकर भागने के लिए पर तोल रहा हो। आओ सफदर, इमरान ने कहा और कोठी के अंदर दाखिल हो गया। आप वाकई कभी कभी जादूगरों जैसा काम करते हैं। अगर ये कोठी आपने पहले ही ले रखी होती तो होटल में रहने की क्या ज़रूरत थी, सफदर ने पूछा। कोठी तो अभी हाली है, यहाँ एक आदमी है रियो, उसका धंधा ही हम जैसे ज़रूरतमंदों को हर किस्म की ज़रूरत का सामान सप्लाई करना है और आदमी भी इंतहाई काबिल इतमाद है। चनाचे तुम्हारे चीफ ने उससे पहले ही मुआहिदा कर रखा था और मुझे हिदायत की थी कि ज़रूरत पड़ने पर मैं उसे फ़ोन करके प्रिंस ऑफ ढम का कोड बोलूँगा तो वो हर चीज़ सप्लाई कर देगा। जहां तक होटल में जाने वाली बात है तो चेकिंग के लिए ये ज़रूरी था, इमरान ने कोठी के अंदरूनी हिस्से तक पहुंचते पहुंचते कहा और सफदर ने इस तरह सर हिला दिया जैसे अब बात उसकी कुछ समझ में आई हो। कोठी में वाकई ज़रूरत की तकरीबन हर चीज़ मौजूद थी। आप तो मेकअप करो और कार को होटल रेनबो पहुंच जाओ। पहले अच्छी तरह चेक करना कि साथियों की निगरानी वगैरह तो नहीं हो रही। अगर ना हो रही हो तो उन्हें यहाँ ले आना, वरना मुझे कॉल कर देना। 3B ट्रांसमीटर यहाँ मौजूद है, एक पीस साथ रख लो, इमरान ने सफदर को हिदायत देते हुए कहा और खुद वो फ़ोन की तरफ बढ़ गया। उसने फ़ोन का रिसीवर उठाया और तेज़ी से नंबर डायल करने शुरू कर दिए। ब्रावा क्लब, राब्ता होते ही एक निस्वानी आवाज़ सुनाई दी। ग्रेट रेजिमेंट से बात कराओ, मैं पाकिशा से प्रिंस ऑफ ढम बोल रहा हूँ, इमरान ने तेज़ लहजे में कहा। यस होल्ड करें, दूसरी तरफ से कहा गया और चंद लम्हों बाद रिसीवर पर एक दूसरी आवाज़ उभरी। कौन है फ़ोन पर? बोलने वाले का लहजा इस तरह लड़खड़ा रहा था जैसे वो शदीद नशे में हो। प्रिंस ऑफ ढम, मैंने सोचा कि ग्रेट रेजिमेंट ने पहली रकम अब तक शराब में उड़ा दी होगी, इसलिए कुछ और रकम का बंदोबस्त कर दूं, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। वो इस वक्त अपने असल लहजे में ही बात कर रहा था। ओ प्रिंस, शुक्रिया, वाकई मुझे रकम की अशद ज़रूरत है, बोलो क्या पूछना है। ग्रेट रेजिमेंट के लहजे से लड़खड़ाहट यकलख्त गायब हो गई थी। क्या ये फ़ोन महफूज है? इमरान ने कहा। हाँ, मैं दूसरी लाइन पर हूँ, खुलकर बात करो, ग्रेट रेजिमेंट ने कहा। ये गोल्डन गर्ल कौन है? इमरान ने पूछा। गोल्डन गर्ल? क्या मतलब? मैं समझा नहीं, किस गोल्डन गर्ल की बात कर रहे हो? ग्रेट रेजिमेंट ने हैरत भरे लहजे में पूछा। ब्लिंकी में कितनी गोल्डन गर्ल्स हैं? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। मेरा मतलब था क्या तुम ब्लिंकी की मशहूर गोल्डन गर्ल के बारे में ही पूछ रहे हो या तुम्हारे जहन में कोई और बात है? ग्रेट रेजिमेंट ने कहा। उसी के मुताबिक जिसका चीफ टामरी क्लब वाला टामरी है, इमरान ने कहा। तुमने वाकई मुझे हैरान कर दिया है प्रिंस, हजारों मील दूर बैठे न जाने तुम यहाँ के मुजरिम ग्रुपों के बारे में कैसे जान लेते हो। बहरहाल गोल्डन गर्ल ब्लिंकी का मशहूर तरीन मुजरिम ग्रुप है। हर किस्म का धंधा ये ग्रुप करता है जो ज़ेरे ज़मीन दुनिया के अफराद करते रहते हैं। हासा वसी ग्रुप है और इंतहाई मुनज़्ज़िम और बावसाइल, ग्रेट रेजिमेंट ने कहा। मैंने उसके मुतालिक पूछा है जो अपने आप को गोल्डन गर्ल कहलाती है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। वो एक पुरस्रार किरदार है, आज तक बावजूद कोशिश की उसकी असलियत किसी के सामने नहीं आ सकी, इसलिए उसकी ज़ात के बारे में कोई नहीं जानता। ग्रुप का इंचार्ज टामरी ही है और वही ग्रुप को कंट्रोल करता है, ग्रेट रेजिमेंट ने जवाब दिया। उसके मुतालिक कोई इतला, कोई क्ल्यू, कोई बात? इमरान ने पूछा। सिर्फ इतना मालूम है और वो भी सिर्फ मुझे कि उसका ताल्लुक ब्लिंकी के मशहूर लॉर्ड
अबसन से है और लॉर्ड अबनसन ब्लिंकी का मारूफ तरीन आदमी है। वो फनलैंड का अमीर तरीन आदमी है, बेशुमार समाजी और हैराती इदारों का सरबराह है, पार्लियामेंट का मेंबर भी है, गैर शादीशुदा भी है और ग्रीन हिल्स पर अपने शानदार महल नुमा मकान में रहता है। बहरहाल उसका ताल्लुक किसी तौर भी जुराइम से नहीं है। ग्रेट रेडमंड ने जवाब दिया। कैसा ताल्लुक है? क्या ये गोल्डन गर्ल उसकी रिश्तेदार है या उसकी औरत है? क्या है? इमरान ने पूछा। तफसील का तो इल्म नहीं, सिर्फ इतना मालूम है कि एक बार अखबारात ने गोल्डन गर्ल ग्रुप के खिलाफ खासा शोर मचा था तो लॉर्ड अबनसन ने अखबारात के एडिटर्स को अपने महल में कॉल किया था और उसके बाद खामोशी तारी हो गई थी। ना सिर्फ खामोशी तारी हो गई थी बल्कि फिर आज तक किसी अखबार ने गोल्डन गर्ल के खिलाफ मामूली सी रिपोर्टिंग भी नहीं की। हालांकि ब्लिंकी के दूसरे मुजरिम ग्रुपों के खिलाफ वो मुसलसल लिखते रहते हैं। ग्रेट रेजिमेंट ने जवाब देते हुए कहा, उस लॉर्ड का फ़ोन नंबर बता दो। इमरान ने कहा और जवाब में ग्रेट रेजिमेंट ने फ़ोन नंबर बता दिया। ओके, अब बोलो कितनी रकम भिजवाऊं? इमरान ने मुस्कुराते हुए पूछा। सिर्फ $2000। तुमने कोई खास बात तो पूछी ही नहीं। ग्रेट रेजिमेंट ने जवाब दिया। ओके, पहुंच जाएगी। मुझे तुम्हारा अकाउंट नंबर और बैंक का नाम याद है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और केडल दबाकर उसने लॉर्ड अबनसन के नंबर डायल करने शुरू कर दिए। यस लॉर्ड हाउस। राब्ता कायम होते ही एक आवाज़ सुनाई दी। लॉर्ड साहब से बात कराओ, मैं ग्रेटलैंड से लॉर्ड टमोथी बोल रहा हूँ, इमरान ने बात करते हुए कहा। उसका अंदाज इंतहाई बावकार था। ओ यस सर, होल्ड ऑन करें, दूसरी तरफ से कहा गया और चंद लम्हों बाद एक भारी सी आवाज़ रिसीवर पर सुनाई दी। यस लॉर्ड अबनसन बोल रहा हूँ। बोलने वाले का लहजा वाकई लॉर्डो जैसा था। लॉर्ड अबनसन, मैं ग्रेटलैंड से लॉर्डो टमोथी बात कर रहा हूँ। आप हैरियत से तो हैं ना? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन लहजा उसी तरह बावकार था। ओ लॉर्ड टमोथी, आप आज कैसे फ़ोन किया? इससे पहले तो आपने कभी फ़ोन नहीं किया। लॉर्ड अबनसन के लहजे में बेपनाह हैरत थी। ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी। वो आपकी मादाम गोल्डन गर्ल कैसी है? इमरान ने कहा। क्या कह रहे हैं? कौन गोल्डन गर्ल? किसकी बात कर रहे हैं? दूसरी तरफ से लॉर्ड अबनसन ने चौंक कर कहा। कमाल है, आप तो इस तरह बात कर रहे हैं जैसे आप उससे वाकिफ़ ही ना हो। हालांकि उसने मुझे खसूसी तौर पर आपके मुतालिक कहा था कि आपके ज़रिए उससे बात हो सकती है, इमरान ने हैरत भरे लहजे में कहा। आपको कहा था? कब की बात है? लॉर्ड अबनसन के लहजे में और ज़्यादा हैरत झलकने लगी। कुछ अर्सा पहले की बात है। अब मैंने तारीख तो नोट ना की थी, इमरान ने मुंह बनाते हुए जवाब दिया। आपने उससे क्या कहना है, आप मुझे बताएं, लॉर्ड अबनसन ने कहा। चलो आप इतना तो मान गए कि आप उसे जानते हैं, वरना पहले तो मुझे आपका जवाब सुनकर बेहद हैरत हुई थी। बहरहाल उससे बात कराएं। पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के बारे में मेरे पास उसके लिए इंतहाई अहम इत्तला मौजूद है, इमरान ने हंसते हुए कहा। ओ मगर वो यहाँ मेरे पास तो नहीं रहती, लॉर्ड अबनसन ने कहा। उसके लिए इंतहाई अहम इत्तला थी और उसने कहा भी यही था कि आपके ज़रिए बात हो सकती है। फ़ोन नंबर भी आपका उसने खुद दिया था, इमरान ने रुक कर कहा। ओके, मैं आपको एक फ़ोन नंबर बता देता हूँ, उस पर रिंग करें और जो बोले उसको मेरा हवाला देकर बात करें, फिर आपकी बात हो जाएगी। उससे चंद लम्हे खामोश रहने के बाद आखिरकार लॉर्ड अबनसन सीधी राह पर आ गया। ठीक है, बताएं, इमरान ने एक तवील सांस लेते हुए कहा और लॉर्ड अबनसन ने एक फ़ोन नंबर बता दिया। शुक्रिया लॉर्ड, इमरान ने कहा और केडल दबा दिया। उसकी आंखों में चमक उभर आई। चंद लम्हे रुक कर उसने केडल से हाथ हटाया और लॉर्ड अबनसन का बताया हुआ नंबर डायल करने की बजाय उसने इंक्वायरी के नंबर डायल करने शुरू कर दिए। यस इंक्वायरी प्लीज़। राब्ता कायम होते ही एक निसानी आवाज़ सुनाई दी। पुलिस कमिश्नर ऑफिस से बोल रहा हूँ, इमरान ने मुकामी लहजे में बात करते हुए कहा। ओ यस सर, हुक्म सर, दूसरी तरफ से बोखलाए हुए लहजे में कहा गया। एक फ़ोन नंबर नोट करो और मुझे बताओ कि यह नंबर किधर नस्ब है। और ये कहने की ज़रूरत तो नहीं कि इट इज़ टॉप सीक्रेट। इमरान का लहजा बेहद तहकुमाना था। और नहीं सर, मैं समझती हूँ सर, दूसरी तरफ से कहा गया और इमरान ने लॉर्ड अबनसन का बताया हुआ नंबर दोहरा दिया। होल्ड ऑन करें सर, मैं चेक करके बताती हूँ, दूसरी तरफ से कहा गया। ध्यान से चेक करना, गलती का नतीजा इंतहाई भयानक निकल सकता है, इमरान ने सर लहजे में कहा। यस सर, मैं समझती हूँ सर, दूसरी तरफ से कहा गया। और फिर चंद लम्हों की खामोशी के बाद इंक्वायरी ऑपरेटर की आवाज़ दोबारा सुनाई दी। हेलो सर, क्या आप लाइन पर हैं? बोलने वाले का लहजा इंतहाई मोदबाना था। हाँ बोलो, इमरान ने कहा। सर ये नंबर मिस्टर एंडरसन के नाम पर है और पता है रॉयल कॉलोनी, कोठी नंबर 101। ऑपरेटर ने कहा। अच्छी तरह चेक किया है ना? इमरान ने पूछा। ये सर 2 बार चेक किया है, ऑपरेटर ने जवाब देते हुए कहा। इमरान ने एक तवील सांस लेकर रिसीवर रख दिया। गो टामरी से मिलने के बाद अब उसे इस बात में शोभा हो गया था कि गोल्डन गर्ल वाकई मारिया का नाम है या ये कोई और है, लेकिन लॉर्ड अबनसन से उसके इस पुरस्रार तारुक और फिर जहाज में शाही जुबान सुनकर उनकी निगरानी और ताकुब दोनों पॉइंट ऐसे थे जो इस बात की निशानदही करते थे कि गोल्डन गर्ल के पीछे लाजमन मारिया का ही छुपा हुआ चेहरा है। सफदर इस दौरान कार लेकर कोठी से जा चुका था, इसलिए इमरान अब उसकी और अपने साथियों की वापसी का मुंतजिर था ताकि रॉयल कॉलोनी की उस कोठी को न सिर्फ निगरानी कराई जा सके, बल्कि उसका ख्याल था कि वहां से किसी अहम आदमी को अगवा करके उसे ब्लैक टॉप के हेडक्वार्टर के बारे में मालूमात हासिल की जाए। टेलीफोन की घंटी बजते ही कुर्सी पर बैठी हुई मारिया ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। डबल जी, मारिया ने लहजा बदल कर कहा।
अब्रसन बोल रहा हूँ। दूसरी तरफ से एक बावकार सी आवाज़ सुनाई दी। लॉर्ड अब्रसन, आप? हैरियत, कैसे फ़ोन किया है? मारिया ने बुरी तरह चौंकते हुए पूछा। अब वो अपनी असल लहजे में बोल रही थी। बेबी, तुम्हारी तलाश की जा रही है। लॉर्ड अब्रसन की पूर्वकार आवाज़ सुनाई दी। मेरी तलाश कौन कर रहा है? मारिया ने और ज़्यादा हैरान होते हुए कहा। बेबी, मुझे अभी चंद लम्हे पहले एक कॉल आई थी। ग्रेटलैंड के मशहूर लॉर्ड टमोथी बोल रहे थे। मैं उन्हें अच्छी तरह जानता हूँ, उनका लहजा भी पहचानता हूँ। वो लॉर्ड टमोथी का ही लहजा था। उसने मुझसे तुम्हारे मुतालिक पूछा तो मैं चौंक पड़ा। पहले तो मैंने उन्हें टालने की कोशिश की, लेकिन वो बाजिद हो गए तो मैंने उन्हें तुम्हारी इमरजेंसी कोठी का फ़ोन नंबर दे दिया है। लेकिन इस दौरान मैंने हसूसी मशीन से लॉर्ड साहब का फ़ोन नंबर ट्रेस कर लिया। वो ग्रेटलैंड से नहीं बल्कि यही ब्लिंकी से ही बोल रहे थे। ओ, कोठी नंबर 31 टॉप हिल कॉलोनी में नर्स फ़ोन से बात कर रहे थे। और इतना तो तुम भी जानती होगी कि टॉप हिल कॉलोनी उस दर्जे की कॉलोनी है, वहाँ लॉर्ड टमोथी जैसे आदमी की रिहाइश कतई नामुमकिन है। इस पर मुझे शक गुजरा कि कोई लंबी गड़बड़ है। चनाचे मैंने अपने असिस्टेंट एजेंट से बात की। असिस्टेंट एजेंट ने मुझे बताया कि ये कोठी उन्होंने रियो क्लब के मालिक रियो गोल्स गुज़िश्ता साल फ़रोख्त की है और रियो क्लब का मालिक ज़रूरतमंदों को हर किस्म की इमदाद देने में पूरे ब्लिंकी में बेहद मशहूर है। अक्सर जुराइम पेशा अफराद उसकी खिदमत हासिल करते रहते हैं। इस बात के सामने आने पर मैंने मुनासिब समझा कि तुम्हें फ़ोन करके इस बारे में इतला कर दूं। लॉर्ड अब्रसन ने पूरी तफसील बताते हुए कहा। और शुक्रिया लॉर्ड, आपने वाकई अहम इतला दी है। मैं देखती हूँ कि लॉर्ड टमोथी के रूप में कौन साहब टॉप हिल कॉलोनी में पहुँच गए हैं। शुक्रिया, मारिया ने कहा और जल्दी से उसने क्रेडल दबाया। फिर तेजी से नंबर डायल करने शुरू कर दिए। उसके चेहरे पर यकलह शदीद परेशानी के आसार नमूदार हो गए थे। गेस्ट टामरी बार राब्ता कायम होते ही एक मर्दाना कहता आवाज़ सुनाई दी। डबल जी, टामरी से बात कराओ। मारिया ने दोबारा बेहद बदले हुए लहजे में बात करते हुए कहा। यस मादाम। दूसरी तरफ से इंतहाई मोदबाना लहजे में कहा गया और चंद लम्हों बाद एक दूसरी आवाज़ सुनाई दी। टामरी बोल रहा हूँ मादाम। टामरी का लहजा इंतहाई मोदबाना बल्कि खुशामदाना था। टामरी, जो काम मैंने तुम्हारी ज़िम्मे लगाया था उसका क्या हुआ? मारिया ने सर्द और इंतहाई तहकुमाना लहजे में पूछा। अभी तक तो कुछ मालूम नहीं हो सका मादाम। मेरे आदमी मुसलसल चेकिंग में मसरूफ़ है। एक ग्रुप को चेक किया गया था मगर नतीजा ये निकला कि ब्लैक टॉप के हसूसी ग्रुप ने मेरे 2 आदमियों को ही हलाक कर दिया और वह मुझ पर ही चढ़ दौड़े थे। बड़ी मुश्किल से मैंने जान छुड़ाई है। टामरी ने कहा तो मारिया बेइख्तियार कुर्सी से उछल पड़ी। क्या कह रहे हो? ब्लैक टॉप का हसूसी ग्रुप? क्या बकवास कर रहे हो? मैं जानती हूँ ब्लैक टॉप का कोई हसूसी ग्रुप नहीं है। मुझे तफसील बताओ। मारिया ने हलक के बल चीखते हुए कहा। मादाम, मैं बताता हूँ। मुझे इतला दी गई थी कि स्टॉकहोम से आने वाले एक मुसाफिर बहरी जहाज़ में यकीनन सियाहों का एक ग्रुप भी ब्लिंकी से आ रहा है, लेकिन उनके दरमियान एक बार किसी एशियाई जुबान के अल्फाज भी सुने गए थे। चनाचे मैंने उन्हें चेक करने के अहकाम दे दिए। ये ग्रुप सियाहों के मशहूर होटल रेनबो में ठहरा। कागजात के लिहाज से भी और वैसे भी वो आम सियाह ग्रुप ही लगता था। फिर होटल रेनबो में ठहरने की वजह से भी उन पर शक दूर हो जाता था, लेकिन मैंने फिर भी उन्हें मजीद चेक करने का प्रोग्राम बनाया। चनाचे मैंने अपने 2 खास आदमी जैक और मार्टिन को पुलिस ऑफिसर्स के रूप में वहां भेजा। उनके ज़िम्मे ये ड्यूटी लगाई कि वो उनके कमरे में उस तरह डिक्टाफोन लगाएं कि उनके दरमियान होने वाली बातचीत टेप हो सके। इस तरह मेरा ख्याल था कि अगर वो वाकई मशकूक हुए तो उनकी असलियत सामने आ जाएगी। उनकी मजीद निगरानी के लिए मैंने आदमी मुकर्रर कर दिए थे। फिर अचानक 2 एक्रीमियन टामरी पार पहुंचे। उन्होंने अपना नाम वार्नर्स बताया। मैकी ने उनका मुस्का उड़ाया तो उन्होंने एक लम्हे में मैकी जैसे लड़ाके की चटनी बनाकर रख दी। उस पर मैंने उन्हें अपने दफ्तर में बुला लिया। उन्होंने मुझे बताया कि वो ब्लैक टॉप के हसूसी ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं और किसी मारिया के लिए अहम पैगाम लेकर आए हैं। वैसे उन्होंने आपका नाम भी लिया, लेकिन जाहिर है मैं तो किसी मारिया को ना जानता था। वैसे उनके ख्याल के मुताबिक आपका नाम ही मारिया था, लेकिन मैंने उनकी गलतफहमी दूर कर दी और अब वो वापस चले गए। मैंने उनकी निगरानी के अहकाम जारी किए, लेकिन वो कहीं दस्तयाब ना हो सके। वो ये भी कहकर गए हैं कि कमरे में जैक और मार्टिन की लाशें पड़ी हैं, वो मैं उठवा लूं और ब्लैक टॉप के हसूसी ग्रुप के रास्ते में ना आऊं। इस बार मैंने वो लाशें भी उठवा ली और अपने सारे आदमी भी वहां से बुलवा लिए। जाहिर है मादाम, अब हम सरकारी आदमियों के रास्ते में तो ना आ सकते थे। टामरी ने पूरी तफसील बताते हुए कहा। यू नॉनसेंस, ये वही ग्रुप था जिसकी तलाश का तुम्हें हुक्म दिया था। तुम बिल्कुल अहमक हो, कतई अहमक। मारिया ने हलक के बल चीखते हुए कहा। मगर मादाम, वो ब्लैक टॉप का हसूसी ग्रुप था मादाम। टामरी ने बुरी तरह हकलाते हुए कहा। शट अप यू नॉनसेंस। ना जाने सरकारी आदमियों का नाम सुनते ही तुम सब भीड़ क्यों बन जाते हो? मारिया ने इंतहाई उसीले लहजे में कहा और रिसीवर क्रेडल पर पटक दिया। उसका चेहरा इस वक्त शदीद गुस्से की वजह से बुरी तरह बिगड़ा हुआ था। काफ़ी देर तक वो होंठ बींचे खामोश बैठी रही। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसका चेहरा नॉर्मल होता गया। इसका मतलब है ये लोग हासी मालूमात रखते हैं, उन्हें लॉर्ड अब्रसन से मेरे ताल्लुक का इल्म है, मारिया ने कहा और फिर तेजी से रिसीवर उठाकर उसने नंबर डायल करने शुरू कर दिए। 0 हाउस राब्ता कायम होते ही एक आवाज़ सुनाई दी। डबल जी, मारिया ने तेज लहजे में कहा। ओ यस मादाम, विक्टर बोल रहा हूँ। दूसरी तरफ से मुदबाना लहजे में कहा गया। विक्टर रियो क्लब के मालिक रियो को जानते हो? मारिया ने सख्त लहजे में कहा। यस मादाम, अच्छी तरह जानता हूँ। दूसरी तरफ से कहा गया।
उससे मालूम करके मुझे बताओ कि उसने 31 टॉप हिल कॉलोनी वाली कोठी किसको दी है और किस हवाले से दी है। और दूसरी बात यह है कि उस कोठी की इंतहाई सख्त निगरानी कराओ, उसके अंदर मौजूद अफराद की मेगावन के जरिए बातचीत टेप कराओ। और तीसरी बात यह है कि उस कोठी के अंदर रहने वालों ने इमरजेंसी कोठी का फ़ोन नंबर मालूम कर लिया है। इस कोठी से फौरी तौर पर अपने आदमी हटा दो। वहाँ कोई ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जिससे हमारे मुतालिक उन्हें कोई क्ल्यू मिल सके। और उस कोठी की निगरानी भी कराओ। मारिया ने तेज तेज लहजे में तफसीली हिदायत देते हुए कहा। सिर्फ निगरानी तक ही मामला महदूद रखना है या? विक्टर ने पूछा। फिलहाल निगरानी होनी है ताकि मैं उन लोगों के मुतालिक किसी हतमी नतीजे तक पहुंच सकूं कि ये लोग कौन हैं और किस मकसद के तहत यहाँ काम कर रहे हैं। मारिया ने तेज लहजे में कहा। यस मैडम, दूसरी तरफ से कहा गया। और मारिया ने रिसीवर केडर पर पढ़ा और फिर साइड पर मौजूद इंटरकॉम का रिसीवर उठाकर उसने एक नंबर डायल किया। यस मैडम, राब्ता कायम होते ही एक निस्वानी आवाज़ सुनाई दी। एंडरसन जहां भी हो उसे मेरे दफ्तर भेजो, मैडम ने कहा और रिसीवर रख दिया। फिर तकरीबन 5 मिनट बाद दरवाज़ा खुला और एंडरसन अंदर दाखिल हुआ। हैरियत, इस कदर इमरजेंसी में मेरी क्या ज़रूरत पड़ गई है? एंडरसन ने कमरे में दाखिल होते ही कदरे तशवीश भरे लहजे में पूछा। पाकिस्तान वाले एंडरसन यहाँ पहुँच चुके हैं, मारिया ने कहा। तो एंडरसन बेइख्तियार चौंक पड़ा। यहाँ पहुँच चुके हैं? कैसे? कहाँ है वो? एंडरसन ने तेज़ लहजे में पूछा और सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। और मारिया ने उसे लॉर्ड एब्रसन की कॉल से लेकर टामरी से होने वाली बातचीत और फिर विक्टर को दी जाने वाली हिदायत तक सारी तफसील बता दी। तुमने सिर्फ निगरानी तक मामले को क्यों हदूद रखा है? वो कोठी ही उड़ा देनी थी, एंडरसन ने तेज लहजे में कहा। नहीं एंडरसन, मैं कोई जज्बाती इकदाम नहीं करना चाहती। वो कुछ भी कर ले मुझ तक नहीं पहुंच सकते और मुझ तक पहुंचे बगैर वो ब्लैक टॉप के हेडक्वार्टर को ट्रेस नहीं कर सकते। उनका असल मकसद वो फार्मूला हासिल करना है और जाहिर है इसके लिए उन्हें हर सूरत में चीफ से पूछ-गूछ करनी होगी। मैं पहले ये देखना चाहती हूँ कि ये कौन लोग हैं, क्या इनमें वो अली इमरान भी शामिल है या कोई दूसरा ग्रुप है? मारिया ने मुस्कुराते हुए कहा। उस अली इमरान से तुम्हें कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी लगती है, एंडरसन ने कदरे जले कटे लहजे में कहा। और मारिया उसके इन अल्फाज पर बेइख्तियार हंस पड़ी। तुम्हें हसद करने की ज़रूरत नहीं है एंडरसन, मुझे उससे दिलचस्पी सिर्फ इसलिए है कि फ़ाइलों के लिहाज से वो माफूकुल फितरत आदमी लगता है। फिर उसके मुतालिक ये बात भी मशहूर है कि वो लड़कियों को अहमक बनाने में मशहूर है। मैं चाहती हूँ कि उससे मिलूं और उसे अहमक बनाकर उसका ऐसा हशर करूँ कि पूरी दुनिया को मालूम हो जाए कि मारिया दुनिया के हर आदमी को बेवकूफ़ बना सकती है। मारिया ने मुस्कुराते हुए कहा। तो उस पूरे ग्रुप को बेहोश करके गिरफ्तार कर लेना था, फिर उनसे इत्मीनान से पूछ-गूछ कर लेनी थी। इसके लिए इतने लंबे चौड़े चक्कर चलाने की ज़रूरत ना थी, एंडरसन ने उसी तरह मुंह बनाते हुए कहा। नहीं, अगर वो वाकई अली इमरान है तो मैं बतौर गोल्डन गर्ल उससे आज़ाद माहौल में मिलना चाहती हूँ। मैं उसके साथ चूहे बिल्ली वाला खेल खेलना चाहती हूँ। जहाँ तक उसकी मौत का ताल्लुक है, वो यहाँ आकर बहरहाल बचकर तो नहीं जा सकता। सिर्फ मेरे उंगली के एक मामूली से इशारे से उस पर चारों तरफ से मशीन गनों के फायर खुल सकते हैं, मारिया ने कहा। और फिर उससे पहले कि घंटी बजती एंडरसन से उसकी कोई बात का जवाब आता कि टेलीफोन की घंटी बज उठी। यस डबल जी स्पीकिंग, मारिया ने फौरन बदले हुए लहजे में कहा। विक्टर बोल रहा हूँ मादाम, मैंने रियो से मालूमात हासिल कर ली है। रियो ने बताया है कि ये कोठी उसने प्रिंस ऑफ ढम्प नामी किसी आदमी को दी है। वो ज़ाती तौर पर उस प्रिंस ऑफ ढम्प को नहीं जानता। उसने क्रीमिया की एक पार्टी जिसे रियो जानता है बुकिंग कराई थी कि प्रिंस ऑफ ढम्प नामी उसे फ़ोन पर जो कुछ भी सप्लाई करने के लिए कहे वो फ़ौरन सप्लाई कर दे, मुआवजा वही पार्टी अदा करेगी। फिर उस प्रिंस ऑफ ढम्प का फ़ोन आया। उसने एक कोठी जिसमें असलहा, कारें, फ़ोन और ज़रूरत का तमाम सामान मौजूद हो तलब की। चनाचे उसने उसे 31 टॉप हिल कॉलोनी की टिप दे दी और वहां मौजूद अपने आदमी को भी मुतला कर दिया। प्रिंस ऑफ ढम्प ने कोठी पर पहुंचकर उसके आदमी को फारिग कर दिया। उससे ज्यादा कुछ नहीं जानता, विक्टर ने तफसील बताते हुए कहा। ठीक है, मेगावन की क्या रिपोर्ट है? मारिया ने पूछा। अभी रिपोर्ट नहीं मिली मादाम, वैसे आपकी हिदायत पर अमल दरामद शुरू हो चुका है, विक्टर ने जवाब देते हुए कहा। ठीक है, जैसे ही रिपोर्ट मुझे इतला देना, मारिया ने कहा और रिसीवर रख दिया। ये प्रिंस ऑफ ढम्प कौन है? वो अजीब सा नाम है, एंडरसन ने हैरत भरे लहजे में कहा। यही अली इमरान है, वो आमतौर पर यही नाम इस्तेमाल करता है। उसका मतलब है कि मेरा शोबा दुरुस्त निकला, मारिया ने मुस्कुराते हुए कहा। ओ, तो ये है अली इमरान, इसका मतलब है उसने लॉर्ड टमोथी बनकर लॉर्ड एब्रसन से बात की है, एंडरसन ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। हाँ, तुमने देखा कि वो किस कदर बासलाहियत आदमी है। अगर लॉर्ड एब्रसन उसका फ़ोन चेक ना करता तो उसे कभी मालूम ना होता कि बात कौन कर रहा है और हमें इतला भी ना मिल सकती, मारिया ने मुस्कुराते हुए कहा। और उसके साथ ही उसने इंटरकॉम का रिसीवर उठाया और एक नंबर प्रेस करना शुरू कर दिया। यस मैडम, दूसरी तरफ से उसकी सेक्रेटरी लिजा की मोदबाना आवाज़ सुनाई दी। कोठी नंबर 31 टॉप हिल कॉलोनी का फ़ोन नंबर ट्रेस करके मुझे बताओ, मारिया ने कहा और रिसीवर रख दिया। तुम वहाँ फ़ोन करना चाहती हो बराह रास्त? एंडरसन ने होंठ चबाते हुए कहा। हाँ, अब जबकि मुझे मालूम हो गया है कि अली इमरान जहाँ आ गया है तो अब तो खेल शुरू होगा। अब देखना मैं उसे किस तरह उंगलियों पर नचाती हूँ, मारिया ने मुस्कुराते हुए कहा। देख लो, कहीं तुम हो तो उसकी उंगलियों पर नाचती नजर ना आने लग जाओ। वैसे मैं तो कहता हूँ चीफ बॉस को इतला कर दो, वो खुद ही उनसे निमट लेगा, एंडरसन ने मुंह बनाते हुए कहा। अरे नहीं एंडरसन, इस कदर बुज़दिल बनने की जरूरत नहीं है, तुम बस देखते रहो, मारिया ने मुस्कुराते हुए कहा। उसी लम्हे इंटरकॉम की मुतरन्नम घंटी बज उठी और मारिया ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, मारिया ने कहा। मादाम, फ़ोन नंबर आपने पूछा था, सेक्रेटरी ने मोदबाना लहजे में कहा।
यस बताओ, मारिया ने कहा और सेक्रेटरी ने उसे एक फ़ोन नंबर बता दिया। मारिया ने रिसीवर रखा और फिर फ़ोन का रिसीवर उठाकर उसने उसके नीचे लगा हुआ एक बटन प्रेस किया और फिर सेक्रेटरी के बताए हुए नंबर डायल करने शुरू कर दिए। यस राब्ता कायम होते ही दूसरी तरफ से एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। लहजा खालिस्तान एक्रीमियन था। गोल्डन गर्ल बोल रही हूँ, प्रिंस ऑफ ढम से बात कराओ। मारिया ने बदले हुए लहजे में कहा। कौन प्रिंस ऑफ ढम? यहाँ तो कोई प्रिंस नहीं रहता, दूसरी तरफ से हैरत भरे लहजे में कहा गया। झूठ बोलने की जरूरत नहीं है गोल्डन गर्ल, उससे कोई बात छुपी नहीं रह सकती, समझे? बहरहाल अगर वो फौरी तौर पर नहीं मिल सकता तो मैं अपना नंबर डायल करती हूँ, उसे कहो कि उस फोन नंबर पर मुझे कॉल करे। मारिया ने कहा और उसके साथ ही उसने एक नंबर दोहराकर रिसीवर रख दिया। फिर वो कुर्सी से उठी और दीवार में लगी एक अलमारी खोलकर उसने उसके अंदर रखे हुए टेलीफोन सेट को अंदर उठाकर बाहर मेज पर रखा और उसका प्लग जोड़ दिया। वो पहले इस फ़ोन नंबर के बारे में मालूमात हासिल करेगा, लेकिन जब उसे नाकामी होगी तो फिर वो खुद ही फ़ोन करेगा। ये उस पर मेरी पहली फतह होगी, मारिया ने मुस्कुराते हुए कहा और एंडरसन ने सर हिला दिया। फिर वो वाकई 4-6-7 मिनट बाद उस फ़ोन की घंटी बज उठी। फिर मारिया ने ऐसी नज़रों से एंडरसन की तरफ देखा जैसे कह रही हो, देखा मेरी बात सच साबित हो गई है या नहीं? यस गोल्डन गर्ल स्पीकिंग, मारिया ने रिसीवर उठाते हुए कहा। प्रिंस ऑफ ढम बोल रहा हूँ। एक डरी सहमी हुई आवाज़ सुनाई दी जैसे बोलने वाला उससे इंतहाई मरूब हुआ हो और मारिया बेइख्तियार मुस्कुरा दी। प्रिंस ऑफ ढम, तुमने मुझे ट्रेस करने की कोशिश की थी, क्या बात है, क्या चाहते हो तुम? मारिया ने और ज्यादा तहकुमाने लहजे में कहा। कोशिश? दूसरी तरफ से पहले से ज्यादा खौफजदा लहजे में कहा गया। सुनो प्रिंस ऑफ ढम, तुम जो कोई भी हो मेरी बात गौर से सुन लो। तुमने रियो से कोठी हासिल की, फिर उस कोठी से तुमने लॉर्ड टिमोथी बनकर लॉर्ड डबसन को फोन किया और मेरे मुतालिक पूछगछ की। इससे पहले तुमने टामरी के 2 आदमी मार दिए और टामरी के पास जाकर मेरे मुतालिक मालूमात हासिल करने की कोशिश की। मुझे तुम्हारी एक एक हरकत का इल्म है, इसलिए मैंने मुनासिब समझा कि तुम्हें खुद फ़ोन करके मालूम कर लूँ कि तुम कौन हो और क्या चाहते हो। बहरहाल ये बात तो तय है कि तुम एक्रीमियन नहीं हो, क्योंकि प्रिंस ऑफ ढम का कोई शहर कोई कस्बा एक्रीमिया में नहीं है। ऐसा नाम अगर हो सकता है तो जाहिर है किसी एशियाई मुल्क के किसी शहर का ही हो सकता है। लेकिन मुझे हैरत इस बात पर है कि तुम मेरे मुतालिक क्यों मालूमात हासिल कर रहे हो, क्या चाहते हो तुम और तुम्हारा असल हदूद अरबा क्या है? और ये भी सुन लो कि अगर मैं चाहती तो मेरे एक इशारे पर 31 टॉप हिल कॉलोनी पर बमों की बारिश हो सकती थी, या तुम्हें और तुम्हारे सब साथियों को वहां से अगवा किया जा सकता था। लेकिन मैं नहीं चाहती कि हाम हाकी खून रेजी करूं। तुम जो कोई भी हो खुलकर बात करो, अगर वाकई तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम मुझे तुम्हारी मदद करके मुसरत होगी। मारिया ने तेज़ तेज़ लहजे में बात करते हुए कहा।